आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। सनलाइट यानी धूप, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए बेहद ज़रूरी है और प्रकृति से हमें एक तोहफे के तौर पर मिली है। लेकिन इस आधुनिक दुनिया में जब भी कभी हम धूप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन आता है। पर क्या इसके भी कुछ और आयाम हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ सोलर सेल्स की मदद से एनर्जी बनाने तक सीमित है? तो इसका जवाब है नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इस बदलती तकनीकी आयामों में एक नई दिशा है। ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुमुखी ऊर्जा वाहक है जो बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के बिजली, गर्मी या परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन विधियां प्राकृतिक गैस से होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के कई फायदे हैं, जिसमें शामिल है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, बहुमुखी ऊर्जा वाहक। और आज इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ARCI हैदराबाद से साइंटिस्ट जी, सेंटर फॉर सोलर एनर्जी मटेरियल्स में कार्यरत डॉक्टर प्रमोद H. बोरसे। सबसे पहले जानेंगे ARCI हैदराबाद में कार्यरत साइंटिस्ट जी डॉक्टर प्रमोद बोरसे के बारे में। मैं डॉक्टर प्रमोद बोरसे साइंटिस्ट जी हूँ और इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटल्स हैदराबाद ARCI में काम कर रहा हूँ। फिलहाल हमारी ये लैब DST लैब है, तो यहाँ पे जनरली एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम ज़्यादा होता है, जो कि टेक्नोलॉजी बना के हम कंपनीज़ को दे सकें। लेकिन एट द सेम टाइम न्यू आइडियाज़ एंड बेसिक रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टू हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये पूरा ब्रिजिंग भी हम लोग करते हैं। मीन्स हमारा मोटिव वो है। आई एम वर्किंग इन एरिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सिंस मोर देन 15-20 ईयर्स। और मेरा बेसिक एजुकेशन पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है, बैचलर्स और मास्टर्स इन फिज़िक्स, PhD इन फिज़िक्स। उसके बाद नियरली 8 ईयर्स मैं पोस्टेक साउथ कोरिया में था। पोस्टेक इज़ ए यूनिवर्सिटी, पोहांग यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ की। और फिर यहाँ मैं ज्वाइन हुआ हूँ एज ए सीनियर साइंटिस्ट। एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है इनके एरिया ऑफ रिसर्च को? चलिए इनसे जानते हैं। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो, ऐसी एनर्जी जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो और लॉन्ग टर्म में भी हमारे पृथ्वी के लिए उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। सो इसे हम आज की भाषा में इंग्लिश में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। सो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाना, और वो भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, इसका जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे सनलाइट काफ़ी है,
विंड काफ़ी है अपार्ट फ्रॉम द वाटर। तो ये जो दो चीज़ें हैं, सनलाइट एंड विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं। तो इसको यूज़ करके हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं क्या, तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसमें होता क्या है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी फ्यूल कैरियर है जो क्लीन है और वो जलने के बाद में उसमें से कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है, एंड इट इज़ अ सस्टेनेबल फ्यूल। सो apart from this main important point, like it is clean energy, it can have several applications as of today also and future to come. तो कॉमन मैन के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़, ये सब चीज़ हम लोग इसका यूज़ करके, हाइड्रोजन का यूज़ करके बना सकते हैं। और मुख्य बात यहाँ पे यह है कि दिस विल नॉट हार्म आवर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। तो आजकल का जो हाइड्रोजन बन रहा है, अभी भी हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, तो वो जो बन रहा है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है एंड विच इज़ नॉट रिन्यूएबल। वो ज़मीन से निकलता है तेल, उसको हम जला के बनाते हैं। जब हम इसको यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं लाइक CO2, तो दैट इज़ हार्मफुल एंड दिस हैज़ बीन गोइंग फ्रॉम डिकेड्स टू डिकेड। तो हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी उसके कारण इफ़ेक्ट हो रहा है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हमारा अर्थ में काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एटमॉस्फेयर पे। अभी भी हो रहे हैं, शुरुआत हुई है। और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस, इससे हम कंट्रोल कर सकेंगे। अभी यहाँ पे हमारा एक जो गोल है, इसीलिए एक लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट डिवाइस वी हैव टू मेक एंड विच कैन एक्चुअली प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो हम लोग ये डिवाइस में वाटर डालेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से उसको उसके अंदर डालेंगे, तो उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो कम होगा और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कम होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो बात हो गई हमारे कॉमन मैन की, तो हमारे देश के लिए भी काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे उसमें। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, सोशल डेवलपमेंट भी काफ़ी होगा। जैसे हम लोग सभी को ऐसे रिलायबल एंड अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि इसका यूज़ सब जगह हो सकता है। व्हीकल जो बनेंगे हाइड्रोजन के ऊपर चलेंगी, फैक्ट्रीज़ में आजकल भी जो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है जो फॉसिल फ्यूल से बनता है, उसकी जगह हम ये अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह घर में भी उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं घर में भी। तो इससे क्या होगा कि मेनली जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं है वहाँ तो हम 100% इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिन्यूएबल हाइड्रोजन। और जो एक्सेस बनता है उसको हम स्टोर करके रखेंगे, और जब भी चाहिए दिन में, रात में, यहाँ पे या आउट ऑफ लैंड, कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते। इसमें फाइनल पॉइंट, साइंटिफिकली ये होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइज़र बोलते हैं हम। ये जो डिवाइस है इसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटालिक प्लेट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड्स और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट मेनली वाटर से बनता है। तो जब ये डुबाने से, इलेक्ट्रोलाइट इसमें डुबाने से, और इसको हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रोलाइज़र है ये हमको इस तरीके से हाइड्रोजन देता है। इसमें होता क्या है कि जब ये फ्यूल निकलता है, हमको एक जनरल कमर्शियल यूज़ करने के लिए काफ़ी समय तक उसको चलाना पड़ेगा। इस तरह से हमको इलेक्ट्रोलाइज़र डेवलप करना है। अभी तक जो हमने काम किया है वो लैब में हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें और करना बाकी है, वो इस हिसाब से हम लोग अपने लैब में तो बनाते हैं, लेकिन जो बाहर हम लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर, वो जो इलेक्ट्रोलाइज़र के ऊपर और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, जो वेदर है, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, और कितना दिन वो चल सकता है, वाटर क्वालिटी वहाँ का कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमें और काम करना पड़ेगा। भारत पूरी दुनिया में इस रिसर्च में कहाँ रैंक करता है, आइए अब इनसे जानते हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज इंडिया एक सुपर पावर बनने की कगार पर है। इस एरिया में भी पीछे नहीं है। अभी हमारा
रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिव्यू हुआ है पिछले 2 सालों में 3 सालों में, उसके रिपोर्ट के हिसाब से हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड चौथा स्थान है, कि जिसमें हमारे ऐसे पॉलिसीज़ और जो गोल्स बन रहे हैं कि हम लोग रैंकिंग में 4th आ रहे हैं उसमें। उस हिसाब से टॉप में अगर देखें तो चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और इस तरह से हम लोगों ने जो गोल्स रखे हैं कि हमको सुपर पावर बनना है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, तो उसमें जो पॉलिसीज़ इस तरह की कि हमको 5 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन इतना हमको पर ईयर करना है। सो 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम। भारतीय उद्योग इसमें कितना जुड़ा है, अब वो जानेंगे। इंडस्ट्री बिकम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली हमारे लिए, जहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक इंडियन इंडस्ट्रीज़ का इंटरेस्ट है, जैसे 2 डिकेड्स पहले वो लोग काफ़ी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन आज ये न्यू टॉपिक है, इसमें दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो मेनली इफ़ आई से लाइक हमारा इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है, इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे हैं। हमारा जो म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम लोग साथ में आने के बाद उसमें डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पे कैसा है कि इंडियन इंडस्ट्री इज़ ए पोटेंशियल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, आजकल जो चल रहा है, विच इज़ ए क्लीन सस्टेनेबल फ्यूल। So they are extending that application for every sector. So their goal is also towards like transportation, industry, agriculture and domestic use के लिए। तो इस हिसाब से they also can show that we are also contributing in reducing greenhouse gases, gas emissions, and they are also having that kind of objective कि यहाँ पे energy cost कम कैसे करना है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो 1 kg हाइड्रोजन आज का जो टेक्नोलॉजी है उससे $10 लगता है पर केजी, लेकिन जो हमारा पेट्रोलियम है उसमें सिर्फ $1 to $2 में 1 केजी का जितना एनर्जी निकलता है वो निकलता है। हाइड्रोजन को भी उसी स्केल पे लाना है। यहाँ पे अदर थिंग इज़ लाइक जो फॉसिल फ्यूल है आने वाले 30 सालों में तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम वो बात मान के कि हम $10 पर केजी हाइड्रोजन से आज नहीं कम्पीट कर सकते। आज हमको वो 10 से 5, 4, 3, 2, तो ये पूरा रेस में इंडस्ट्री का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग जो इनोवेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, काम आगे ले जाना है। कार्यक्रम के अंत में जानते हैं कि इनकी पूर्व रिसर्च क्या थी, इनकी फ्यूचर रिसर्च गोल्स क्या हैं और वर्तमान में किस चीज़ पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। सो समहाउ आई वाज फॉर्चुनेट कि हमेशा से मैं फ्रंटियर्स में जो काम होता है उसमें था। तो जब मैं शुरू में नैनो मटेरियल्स में काफ़ी काम किया। नैनो मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स क्लास है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स बना के नैनोमीटर रेंज में आप उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो, उसको हम यूज़ अलग अलग एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो वो एक है। दूसरा, आई हैव वर्कड ऑन फोटो कैटालिसिस एंड इट इज़ अ प्रोसेस विच यूजेस लाइट टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस and produce useful substances. So it is good that one of the applications of photocatalysis is producing green hydrogen, and that is even by photoelectrochemical process. So I have taken that further and have been working with synthesis of hydrogen from water and solar energy by photoelectrochemical method. And that is, as I said, hydrogen is very important, and that's the reason we are continuing with. Thank you for whole session. I am very happy to share this. आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब बारी है आज के साइंटिफिक फैक्ट की। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 80% तक की दक्षता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट की प्रत्येक 100 इकाइयों के लिए 80 इकाइयों तक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। ये पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन विधियों की दक्षता से काफ़ी अधिक है, जिसकी दक्षता आमतौर पर लगभग 30 से 50% तक होती है। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।